हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज का लेक्चर नंबर 3 है और अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का, क्योंकि अगर ये लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया तो फिर आगे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या कैलकुलेट करना, एनुअल वैल्यू। और इसी के ऊपर एनुअल वैल्यू के हिसाब से ही फिर क्या किया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। देखो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती कैसे है भाई, आपका कोई मकान है, आपने उसको किराए पर दे दिया, तो वो रेंट जो आपको रिसीव होता है उसे क्या माना जाता है, आपके लिए इनकम, और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना होता है। लेकिन केवल रेंट को नहीं देखना है ना, वहाँ एनुअल वैल्यू देखनी पड़ती है। रेंट तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम दिखा सकते हैं ना, क्या एग्रीमेंट में थोड़े बहुत परिवर्तन ही तो कराने हैं, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए इनकम टैक्स ने बोला आपको रेंट कितना मिल रहा है वो मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हम आपको एक स्टेप दे रहे हैं, एक प्रोसीजर दे रहे हैं, उसको फॉलो करके आप एक एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उस एनुअल वैल्यू के ऊपर ही फिर इनकम टैक्स लगेगा। तो एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हिंदी में इसे वार्षिक मूल्य बोला जाता है। तो इसके अंदर देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एनुअल वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है सेक्शन नंबर 23, इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन नंबर, धारा जो 23 है उसका क्लोज कह सकते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन और क्लोज ए 1A के अंदर। तो ये सेक्शन 23, इसके अंदर आपको एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। अब कैसे करनी है देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए MV। अब बोलेंगे सर MV क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, आपका जो मकान है उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है वो आपको पता करनी होगी। वो आपका जो नगर निगम है वहाँ से आप पता कर सकते हैं म्युनिसिपलिटी से कि आपके मकान की, आपके हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ कि भाई हमारे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपीज़। ओके, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पता करना है फेयर रेंट, FR मतलब फेयर रेंट। फेयर रेंट, फेयर रेंट पता क्या होता है, आप लिख सकते हो साथ साथ में, नोटबुक जरूर अपने साथ में रखें, है ना। फेयर रेंट का मतलब होता है आसपास के मकानों का किराया। जिस एरिया में आपका मकान है वहाँ के आसपास के जो मकान है उसका किराया कितना है ना। हर एरिया वाइज, हर कॉलोनी वाइज, है ना, स्टैंडर्ड के हिसाब से रेंट अलग अलग होता है ना। तो बस, तो आसपास के मकानों का किराया कितना है एनुअली। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि भैया फेयर रेंट जो है आसपास के मकानों का किराया जो है वो है 1,30,000 रुपीज़, 1,30,000 रुपये। ओके, फिर आ जाता है SR क्या है सर, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, ओके। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट आपको पता करना होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। इस रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से आपको क्वेश्चन के अंदर ही स्टैंडर्ड रेंट गिवन होगा। आप कैलकुलेट तो कैसे करेंगे, आपको जाके रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ना थोड़ी है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड रेंट कहाँ से आता है सर, रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ, कानून बना हुआ है, उसके ऊपर किराया नियंत्रण अधिनियम बना हुआ है उसके ऊपर। तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड रेंट है 1,10,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आपको देना है एक्चुअल रेंट, AR, यानी कि एक्चुअल रेंट, वास्तविक किराया कितना है आपका। मान लेते हैं हमारा वास्तविक किराया जो है, एक्चुअल रेंट जो है वो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ है। और यहाँ पर एनुअली कैलकुलेट करना, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मंथली वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या सर इनको भी करेंगे क्या, म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट? नहीं, वो जो है वो एनुअली ही है। एक्चुअल रेंट हो सकता है क्वेश्चन में एनुअल दे रखा हो सकता है मंथली दे रखा हो। मंथली दे रखा हो तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 महीने का हो गया 1,20,000 रुपये। तो सबसे पहले क्वेश्चन से आप ये चारों चीज़ें निकाल के रख दीजिए। एक बार आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, वहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी थी, आपने निकाल ली। उसके बाद वहाँ फेयर रेंट दे रखा था, आपने लिख दिया। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा था वो आपने लिख दिया। एक्चुअल रेंट दे रखा था वो आपने ले लिया, और सब भी चीज़ें एनुअली हैं। अब आपको स्टेप कुछ मैं बता रहा हूँ, स्टेप फॉलो करने हैं, थोड़ा नीचे करना, स्टेप फॉलो करने हैं। वो स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी। स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो बोलता है आप क्या कीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर है उसको ले लीजिए। किस किस में, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर है उसको ले लीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, ओके।
फेयर रेंट कितना देखिए, और ये रहा इसके नीचे लिखा मैंने फेयर रेंट 1,30,000 रुपये। इन दोनों में सबसे हायर यानी कि इन दोनों में अधिक कौन सा है? 1,30,000। भाई म्यूनसिपल वैल्यू है 1 लाख, फेयर रेंट है 130। अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा है भैया? हायर, मतलब इन दोनों में से अधिक कौन सा है? वो है 1,30, तो वो लिख दीजिए। अगर म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा होती तो वो लिख देते। ओके, और जो ये पॉइंट आया इसको बोल दीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ए। अब आता है आपका स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है? जो ये ए आया है ये ए लीजिए, ओके, और ले लीजिए अगला स्टैंडर्ड रेंट एसआर, और इन दोनों में से लोअर कौन सा है यानी कि इन दोनों में से कम कौन सा है वो लेना है आपको। तो आपका ए पॉइंट क्या आया निकल के? 1,30, वो ले लीजिए, और ले लीजिए आप स्टैंडर्ड रेंट, वो यहां रहा 1,10,000, वो ले लिया आपने 1,10,000। अब देखिए इन दोनों में से कम कौन सा है? 1,30 या 1,10? तो यहां पर कम तो है 1,10, यहां लीजिए 1,10,000 रुपये, और ये हो गया आपका बी, इसको हम बोलेंगे बी। स्टेप नंबर थर्ड एंड फाइनल, और इससे आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में आप देखेंगे तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है? आपको लेना है बी, बी पॉइंट जो आपका निकल के आया, और लेना है आपको एक्चुअल रेंट, और इन दोनों में से जो हायर हो, इन दोनों में से जो हायर हो वो, और उसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए बी पॉइंट आपका कितना आया? 1,10,000, ओके, और एक्चुअल रेंट कितना है भैया? एक्चुअल रेंट ये रहा 120, और इन दोनों में से ज़्यादा क्या है? इन दोनों में से ज़्यादा है 120। तो थर्ड स्टेप में आपके सामने जो 120 आया लास्ट, उसको हम सी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनुअल वैल्यू, यानी कि वार्षिक मूल्य। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। एक बार आप एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद में आगे उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाना है, डिडक्शंस वगैरह क्या मिलती है, और एसओपी एलओपी वगैरह के बारे में बात करेंगे, डीम्ड एलओपी के बारे में बात करेंगे। अब मैं क्या सब बोल रहा हूँ धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको ये स्टेप समझने होंगे। क्या है? सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा आता है उसको ए बोलो, फिर ए और स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों में से जो कम आता है उसको बी बोलो, फिर बी और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा हो वो हो गया आपका एनुअल वैल्यू। तो इस तरीके से आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आया तो नीचे कमेंट जरूर करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमको भी पता चले ना बच्चों को क्या समझ में आ रहा है। रिव्यू नाम की भी एक चीज़ होती है ना। चलो, तो इस तरीके से आप एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब यहां पर मैं दो चीज़ें आपको बताता हूं। एक होता है एलओपी, एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी कि मकान जो किराए पे दिया हुआ है, एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी। ऐसा मकान जो किस पे दिया हुआ है? किराए पे, किराए पर दिया हुआ मकान। एक होता है एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा मकान जिसमें स्वयं रहता है, किराए पे नहीं दिया, वो खुद रह रहा है। तो ये दो वर्ड हैं, एलओपी और एसओपी। चलिए सर, समझ में आ गया। तो अब मैं यहां पर सबसे पहले एलओपी की बात करूंगा, लेट आउट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी हो, ऐसा मकान जो किराए पर दिया हुआ हो, तो उस केस के अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है? किस चीज़ की कैलकुलेशन कैसे होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, और उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता है। ठीक, चलिए एसओपी और एलओपी की ओर बढ़े, उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें और एनुअल वैल्यू से रिलेटेड, नहीं वो रह जाएगी, आगे हम नहीं कर पाएंगे फिर उसको। वो है इफ एसआर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर आपको एसआर यानी कि स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो, इफ एसआर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इसका मतलब आपको एसआर नहीं दिया हुआ, लेकिन तीन चीजें फिर दे रखी होगी। एसआर ही तो नहीं दिया हुआ है, बाकी तो दे रखा होगा ना। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब यस। इसका मतलब फेयर रेंट दे रखा होगा, यस। इसका मतलब एक्चुअल रेंट दे रखा होगा, यस। तो अब आपको वो तीन स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एसआर नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से होता है वो नहीं दिया हुआ है। आपको म्युनिसिपल वैल्यू, आसपास के मकानों का किराया और वास्तविक किराया दिया हुआ है।
तो अब आपको वो स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इन तीनों में से जो हायर हो वही क्या हो जाएगी, एनुअल वैल्यू। समझ में आया? तो वो स्टेप तभी लिखेंगे लगेंगे जब आपको चारों चीज़ें दे रखी हो, जब आपको म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट सब दे रखा हो, तो वो स्टेप लगाने एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, वार्षिक मूल्य निकालने के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट नहीं हो तो तीनों को लीजिए, तीनों में से जो ज़्यादा मूल्य है, जो ज़्यादा प्राइस है, जो ज़्यादा अमाउंट है, वो आपका हो जाएगा एनुअल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आता है इफ देयर इज एन वैकेंसी। अगर वैकेंसी हो, अब आप बोलेंगे सर वैकेंसी क्या होती है, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ देयर इज अ वैकेंसी। इफ देयर इज वैकेंसी मतलब मकान खाली हो। ओके, वैकेंट हो, वैकेंट समझ गए ना? अगर मकान क्या पड़ा है, खाली। वैकेंसीज वैसे आती है ना, जब जॉब वगैरह ढूंढते हैं तो वैकेंसी सुना होगा आपने। तो अगर मकान खाली पड़ा है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो उस केस में रेंट क्या लेंगे, पूरे 12 महीने का लेंगे? नहीं। उस केस में जितने टाइम के लिए मकान खाली पड़ा है उसको खाली रहने देंगे और हम ले लेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड। वो रेंट जो रिसीवेबल है, मिलना चाहिए, या जो मिल गया वो ले लेंगे हम। यानी कि 10 महीने मकान हमने किराए पे दे रखा था और पर मंथ जो रेंट था वो था 1,20,000 रुपये। पर मंथ रेंट कितना था, सॉरी, हमने मकान किराए दे रखा 12,000 रुपये पर मंथ, और हम 2 महीने मकान वैकेंट था, सिर्फ 10 महीने ही किराए पे दिया हुआ था, तो 1,20,000 हो जाएगा ऐसे। तो 12 से फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड हम ले लेंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, फिर हम आगे चलूँगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वह है अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड मतलब जो अर्जित नहीं हुआ हो, ऐसा किराया जो अर्जित नहीं हुआ हो। क्यों नहीं अर्जित हुआ हो? जो किराएदार है ना, हाँ, वो महान आत्मा है। महान आत्मा मतलब मांगीलाल है, देवीलाल नहीं है, वो मांगीलाल है। मांगीलाल मतलब वो खुद दूसरों से मांगता फिरता है, आपको क्या किराया देगा। ऐसा गलती से कोई आपको किराएदार मिल गया जो आपको किराया दे नहीं रहा है, तो आप मांगते तो है लेकिन किराया मिला ही नहीं, तो आप फिर उसके ऊपर इनकम, आपकी इनकम तो कमा ली लेकिन सामने वाला आपको रेंट दे ही नहीं रहा ना, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलोगे ना, भाई साहब वो रेंट दे ही नहीं रहा हमको, हम आपको कहाँ से टैक्स दे, वो भी हमारे गले पड़ रहा है क्या पैसा। हाँ, तो अनरियलाइज रेंट की आपको छूट मिल जाएगी। मान लेते हैं अगर 12 महीने का किराया आपको मिलना था, लेकिन आपने बड़ी माथापच्ची करी, तब जाके 4-5 महीने का ही मिला, बाकी का 6-7 महीने का किराया नहीं मिला, तो नहीं मिला है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी तो नहीं लगेगा ना। बट वो अनरियलाइज रेंट की आपको छूट, डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप ये साबित करेंगे कि मैंने बहुत कोशिश करी उस किराएदार से किराया वसूलने की, पर उसने दिया नहीं, उस टेनेंट से रेंट वसूलने की, पर उसने दिया नहीं। बहुत कोशिश कैसे, आपको साबित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने जो भी जाके कानूनी कार्रवाई करी है, मतलब केस वेस तो किया होगा ना उसके ऊपर, तो उसका प्रूफ वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आपको अनरियलाइज रेंट की छूट मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो ये अनरियलाइज रेंट जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एलओपी में बताता हूँ, और मेन पार्ट आता है जो हमें प्रैक्टिकल में काम आएगा। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसा मकान है जो किराए पे दिया हुआ है, एलओपी जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो इसमें सबसे पहले अगर एलओपी है, देखो फर्स्ट पॉइंट में डाल रहा हूँ, एसओपी भी करके बताऊंगा, पहले एलओपी करके बताता हूँ। एलओपी में सबसे पहले आपको लेना होगा वो जो आई थी ना 3 स्टेप करके, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये कहाँ से आएगी, स्टेप नंबर 3 से। और अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है तो तीनों में से जो ज़्यादा हो, तो वहाँ से ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको निकल के आएगी। आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेनी है और यहाँ लिख देनी है। ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मैं अमाउंट ले लूँ, वही जो आया था वहाँ पर 1,20,000 आया था मेरे हिसाब से। तो चलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई हमारी 1,20,000। इसमें से लेस करना है आपको अनरियलाइज रेंट के साहब, केस वेस किया लेकिन सामने वाला कुछ पैसे हमारे खा गया, किराएदार कितने खा गया, मान लेते हैं अनरियलाइज रेंट आ गया, कुछ खा गया वो 12,000 रुपये।
ठीक है, तो वो लेस कर देंगे हम यहाँ पर एनुअल वैल्यू में से। फिर लेस, अगर आपके मकान का टैक्स पेड किया है, टैक्स पेड बाय, म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है ना हर मकान में, आपने बोला हमने कब किया सर, जाके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल चेक करना, उसमें जुड़ा हुआ होगा। तो टैक्स पेड बाय, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज को टैक्स पे किया, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज बाय लैंडलॉर्ड, हमने पे किया भैया। तो भैया इतनी कमाई हो रही है लेकिन हम टैक्स भी तो जेब से पे कर रहे हैं, तो इस पे इसकी तो छूट दो। हाँ, आपने कितना टैक्स पे किया, मान लेते हैं हमने 8,000 रुपये पे किया, राउंड फिगर करने के लिए मैं लिख दिया। तो अब ये दो चीज़ें लेस करने के बाद में आ गया 1 लाख। ये 1 लाख क्या आ गया, ये आ गया ग्रॉस नहीं नेट, नेट एनुअल वैल्यू, ये आ गया आपकी नेट एनुअल वैल्यू। कितनी आ गई, 1 लाख। अब इसमें से आपको लेस करना है क्या, आपको कुछ मिलेगी डिडक्शन, डिडक्शन मिलती है, ये छूट मिलती है आपको अंडर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है अंडर सेक्शन 24, और ये मिलती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एवी। एनुअल वैल्यू जो नेट एनुअल वैल्यू आई है आपका, उसका कितना परसेंट, 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो 1 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 30% हो जाएगा 30,000 रुपये। ओके, तो अब यहाँ पर आपका 70,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, लेकिन एक डिडक्शन और मिलती है, ये डिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर मैं सेपरेट एक लेक्चर लेके आऊँगा, वो है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल, सर यहाँ ब्याज की बातें क्यों कर रहे हो, पूरा कंफ्यूज कर दिया आपने। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी छूट मिलेगी, मान लेते हैं 0 है, और इस तरीके से आपका यहाँ आ गया 70,000, ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब आ जाते हैं इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सर ये ब्याज व्याज यहाँ क्या काम कर रहा है। देखो भैया, मैंने एक मकान लिया, लेकिन मकान लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लोन लेके मकान लिया, और लोन अब की किस्तें में भर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस मकान को किराए पे दे दिया किसी वजह से। तो मकान किराए पे है, लेकिन वो मकान जो मैंने लिया है उस पर मैं इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लोन ले रखा है, लेकिन मकान से मुझे किराया मिल रहा है। तो किराया मिल रहा है इसलिए टैक्सेबल तो है क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है, किराए पे दी हुई है, लेकिन भाई साहब मैंने वो लोन लेके बनाया है तो मुझे ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स बाबा मुझे जो है इस इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूँ उसकी छूट दे दीजिए। तो इंटरेस्ट की छूट मिलती है अगर आपने लोन लेके किसी मकान को रिपेयर कराया है, रिन्यूअल कराया है, कंस्ट्रक्शन करवाया है, रिकंस्ट्रक्शन करवाया है। इसका एक सेपरेट लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, और हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर वही हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया एलओपी। अब मैं बात करता हूँ एसओपी। अगर होता एसओपी, एसओपी ये लिखना है तो लिख देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरीके से पूरा समराइज्ड और इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं देखने को, यूट्यूब पे तो कम से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप कहीं कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ सर जरूर आपको ये करवाएंगे, ठीक। अब हमसे भी कोचिंग कर सकते हैं, लाइव अगर पढ़ना चाहे तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में मेरे इनकम टैक्स का बैच चल रहा है, वहाँ पर लाइव क्लास आती है मॉर्निंग के अंदर, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं अगर डिटेल में आपको और पढ़ना हो तो, वरना अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी, तो मर्जी आपकी है, ठीक है। ओके, जैसा आपको सही लगे। अभी मैं आता हूँ सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड है एसओपी। एसओपी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा मकान जो किराए पे नहीं दिया हुआ है भैया, आप खुद रह रहे हैं उस मकान के अंदर। ऐसा मकान जो किराए पे नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एसओपी, आप रह रहे हैं उस मकान के अंदर। अब इस केस में भैया रेंट तो किसी प्रकार का हमको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए एनुअल वैल्यू होगी इसकी हमेशा 0। तो सर ये कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं जब एनुअल वैल्यू 0 हो, अभी बताऊंगा। लेस अनरियलाइज रेंट होगा क्या, नहीं, अनरियलाइज रेंट होगा नहीं। अच्छा, टैक्स पेड बाय लोकल अथॉरिटीज़, हाँ वो हो तो ले लो, टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़, ठीक है, वो ले सकते हैं। या फिर इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 मिलेगी क्या, नहीं, नहीं मिलेगी। देखो बेटा, मैं यहाँ पर रेड पेन से क्रॉस लगा देता हूँ। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और एक ही मकान है आपके पास में,
मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड में मकान एक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा है तो डीम्ड एलओपी आ जाएगा, मतलब दूसरे सारे मकान किराए पे दिए हुए ऐसा मान लेंगे, भले ही एक्चुअल रेंट रिसीव नहीं हो तो भी मान लेंगे। ओके, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसकी आपको छूट मिलेगी। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या पेबल है तो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। तो जिस वजह से एनएवी 0 है, आपकी ग्रोस एनएवी GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 है, नेट एनुअल वैल्यू 0 आएगी, उसमें आप अमाउंट कोई लेस करेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा ना, तो नेगेटिव छो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम तो नहीं है लेकिन आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सर नेगेटिव क्या करेंगे फिर, उसका इनकम टैक्स तो लगेगा नहीं। वो नेगेटिव जो है आगे काम आएगा हमारे, आगे और भी तो हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वहाँ प्लस में आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो वो प्लस में, जैसे वहाँ 2 लाख इनकम आ रही है, इधर 50,000 का नेगेटिव आ रहा है, तो 1.5 लाख होगी ना इनकम, तो वो बेनिफिट मिलता है। इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आगे चैप्टर है, तो उसमें हमें बेनिफिट मिलता है, इसलिए यहाँ पर SOP की भी कैलकुलेशन कर दो अगर इंटरेस्ट पेबल आ रहा है तो। ओके, लेकिन लोन वगैरह नहीं ले रखा है तो नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे हमारा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से और अच्छे से समझना उसको। अगर SOP है तो उसका एक चार्ट, शानदार वाला मिर्च मसाले लगा के एक चार्ट देखो। SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम रहते हैं उसके अंदर, मतलब वो किराए पे नहीं दी हुई है। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 प्रॉब्लम है। ऐसा मकान जिसमें आप रहते हैं वो, उसमें 2 सिचुएशन आ सकती है। ऐसे मकान कितने हैं? 1 हाउस, केवल एक मकान है। मोर देन 1 हाउस, एक से ज्यादा है। मोर देन 1, एक मकान है या एक से ज्यादा। अगर एक मकान है तो उसे रियल SOP माना जाएगा। रियल SOP मतलब वास्तविक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक ही मकान है मेरा, उसमें मैं रहता हूं, अब क्या मेरा फिर जीना हराम करोगे भैया, इस पे क्या टैक्स लगाना है, तो ये रियल SOP है। इसमें एनुअल वैल्यू क्या होगी, अभी बताया मैंने, एनुअल वैल्यू हो जाएगी इसमें 0, यस, निल बटा सन्नाटा 0, लेस डिडक्शन मिलेगी कौन सी वाली, अंडर सेक्शन 24 वाली नहीं मिलेगी। हाँ, इंटरेस्ट पेबल वो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह पे, रिन्यूअल वगैरह, रिपेयर वगैरह पे लोन ले रखा है तो वो मिलेगा। ये हो गया रियल SOP। एक से ज़्यादा मकान है, मोर देन 1 SOP। ओके, एक से ज़्यादा मकान है। अगर एक से ज़्यादा मकान है तो यहाँ पर आएगा फिर एट द ऑप्शन ऑफ SSC, एट द ऑप्शन ऑफ SSC। SSC समझते हो कौन? करदाता। शुरू के लेक्चर देखे होंगे ना, उसमें मैंने बताया है एट द ऑप्शन ऑफ SSC। यह करदाता का, उस मकान के मालिक का के पास में एक ऑप्शन है, उसके पास में एक विकल्प है कि वो जो है किसी एक मकान को, एनी 1 हाउस, किसी एक मकान को वो रियल SOP मान सकता है, और उसमें यही ट्रीटमेंट होगा। रियल SOP मानोगे तो एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो 30% मिलता है, 30% वो नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पेबल मिल जाएगा। किसी भी एक मकान को वो रियल SOP मान सकता है। बाकी जितने भी मकान है, मान लेते हैं उसके पास 4 मकान है, तो एक मकान रियल SOP हो जाएगा, बाकी के बचे हुए 3 मकान जो है उसको माना जाएगा DLOP, मतलब LOP है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेकिन डीम्ड, किराए पे दिए हुए हैं तो ठीक, नहीं दिए हुए तो मान लेंगे कि किराए पे दिए हुए हैं, और उसके ऊपर एनुअल वैल्यू वगैरह कैलकुलेट होगी, और जो LOP में हम करते हैं वो सब होगा, जो मैंने चार्ट बताया था आपको नंबर 1 के अंदर। एनुअल वैल्यू आ जाएगी, लेस होगा अनरियलाइज रेंट है तो, और उस टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, और उसके बाद डिडक्शन मिलेगा 24 सेक्शन के अंदर 30%, और इंटरेस्ट पे किया वो भी मिलेगा, तो वो बाकी के मकानों में वो होगा डीम्ड LOP। उसको डीम्ड मतलब मान लेंगे कि वो किराए पे दिए हुए हैं और वहाँ से कमाई हो रही है। हाँ, एक मकान है। अब कौन से मकान को किराए पे दिया हुआ माना जाए, कौन से मकान को, एक मकान को ऐसा माना जाए कि उसमें वो रह रहा है, वो ऑप्शन छोड़ा जाता है SSC पर, और हर साल वो ऑप्शन चेंज कर सकता है कि इस साल मैं ये मकान मेरा मानूंगा, इसमें मैं रह रहा हूँ, इस साल ये, इस साल वो, इस साल वो उसकी मर्जी, मेरा मकान मेरी मर्जी। ओके, ठीक, तो ये SOP हो गया। बाकी आगे और करेंगे डिटेल के अंदर।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको बड़ा अच्छा बताऊंगा मतलब जो लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है वो बताऊंगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहते हैं। इंटरेस्ट पेबल के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और मैंने देखा है कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो काफ़ी सारे टीचर उसको स्किप कर देते हैं। हम स्किप नहीं करेंगे, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। और इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है जितना नॉलेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूं वो देता रहूं कंटिन्यू। बस आपका इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।